हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण किया जाना है। 18 प्रशिक्षण के पश्चात ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो इन मॉड्यूल्स के अंतर्निहित सामग्री से पूछी जाएगी। हमने सभी मॉड्यूल्स की डायरी तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये डायरियाँ सभी पसंद आई होंगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो आज चलते हैं आज के डायरी की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10 की डायरी। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10 के नोट्स। मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। तो इसका प्रथम प्रश्न है। प्रश्न 1, सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप क्या करने में सक्षम होंगे? इस मॉड्यूल के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उत्तर है, इस मॉड्यूल के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हिस्से के रूप में पेश किए गए महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन करने में सक्षम होंगे। 2, सीखने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं के साथ सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सीखने के प्रतिफलों को सूचीबद्ध करना। 3, विज्ञान अवधारणाओं को समझाने के लिए विज्ञान में विभिन्न गतिविधियां बनाना। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में ग्लोब का उपयोग करते हुए अक्षांशों और देशांतरों को प्रदर्शित करना और समझाना। 5, हमारे अतीत को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उदाहरण देना। 6, विभिन्न व्यवसायों को समझने के लिए चित्र और बच्चों के चित्र बनाने के लिए कौशल का उपयोग। 7, अंतः विषय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मॉक संसद का संचालन करना। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है? इसका उत्तर है, सामग्री की रूपरेखा निम्नलिखित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के उद्देश्य। 2, सीखने के प्रतिफल और सीखने के सिखाने के प्रस्तावित प्रक्रियाएं। भूगोल का संक्षिप्त परिचय, इतिहास का संक्षिप्त परिचय, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त परिचय। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अतिरिक्त पाठ। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सीखने के प्रतिफल क्या है? अथवा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के सीखने के प्रतिफल का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य अपने आसपास में होने वाले विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझना है। इस विषय के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में रहने वाले लोगों, उनकी सामाजिक कृतियों से परिचित कराया जाए। सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों में करुणा, सहानुभूति, विश्वास, शांति, सहयोग, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण जैसे अन्य मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना जगाना है। प्रश्न नंबर 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 8 के अंत तक बच्चों में किन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए? इसका उत्तर है, निम्नलिखित पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हों। नंबर 1, उन तरीकों को पहचानना जिनके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे उनके दैनिक जीवन को समय समय पर प्रभावित करते हैं। 2, पृथ्वी को मानव तथा जीवों के आवास के रूप में समझना। 3, पृथ्वी को मानव तथा जीवों के एक आवाज के रूप में समझना। 4, अपने स्वयं के क्षेत्र से परिचित होना तथा विभिन्न प्रदेशों, स्थानीय से लेकर भूमंडलीय के पारस्परिक निर्भरता को समझना। 5, संसाधनों के स्थानीय वितरण एवं उनके संरक्षण को समझना। 6, भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के ऐतिहासिक विकास को समझना। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं, इसे समझना। 7, भारतीय संविधान के मूल्य और दैनिक जीवन में उनके महत्व का आत्मसात करना। 8, भारतीय लोकतंत्र और उनके संस्थाओं, संघीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर की प्रक्रियाओं के प्रति समझ विकसित करना। 9, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण प्रक्रियाओं में समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान को पहचानना। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण सीखने के प्रतिफल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये विकलांग अपाहिज बच्चों की बात की जा रही है। पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बाद अपेक्षित परिणाम पाने के लिए कुछ विद्यार्थियों को बोलती किताबें, ऑडियो टेप, डेजी किताबें के रूप में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे स्पर्शी चित्र, टेक्सटाइल भी कहते हैं इसे, मानचित्र, बोलती किताबें, दृश्य श्रव्य सामग्रियों, ब्रेन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सीखने के प्रतिफल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर है भौगोलिक शब्दों और संकल्पना, पर्यावरण और स्थान, वनस्पति और वन्य जीवन, संसाधनों का वितरण और विभिन्न सेवाओं के बारे में समझना, संदर्भ सामग्री जैसे वर्तनी सूची, अध्ययन के प्रश्न, महत्वपूर्ण संदर्भ, अन्य संरचनाएं जिनकी विद्यार्थियों को जरूरत पड़ सकती है, उन्हें आकार अथवा इन सभी सामग्रियों को उनकी आवश्यकता अनुरूप बनाकर उपलब्ध करवाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रतिफल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर है इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसे व्यक्तियों की कठिन सामग्री को पढ़ना और पाठ के आधार पर समझ बनाना है। संज्ञानात्मक रूप से बाधित और बौद्धिक असमर्थता पाने वाले बच्चों के लिए लिखित कार्य, चित्र, चार्ट, मानचित्र की उपलब्धता, विशेष रूप से संबोधित असमर्थता वाले विद्यार्थियों के लिए परिचालन, विजुअल, स्पेशल विजुअल प्रोसेसिंग का उपयोग करना है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, इस मॉड्यूल के आधार पर भूगोल क्या है। भूगोल की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस मॉड्यूल के आधार पर परिभाषा क्या है। भूगोल प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को जोड़ने का काम करता है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, जो भौगोलिक स्थिति को समझने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कोई क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ग्लोब के मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखाना। ग्लोब का जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर ये इस प्रकार होता है और यहाँ ये डंडी सी बनी होती है, यहाँ ये अक्षांश और देशांतर बने होते हैं। ये सीधी उत्तरी 0 डिग्री होती है। ग्लोब के मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखाना, हमें विद्यार्थियों को बताना कि ग्लोब पर दिखाए जाने वाले अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनकी सहायता से पृथ्वी के किसी भी भाग की स्थिति को जाना जा सकता है। बच्चों को हमें यह बताना है कि काल्पनिक रेखाएं कहीं बनी हुई नहीं हैं। बच्चे सोचने लगते हैं कि कहाँ पर हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। सामने ग्लोब रख देना चाहिए और उस पर उंगलियों पर फिराने चाहिए कि ये हमारी कौन सी अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। उन्हें सभी कर्क, मकर रेखाएं सभी को उनकी जानकारी उनकी उंगली फरा करके बताना चाहिए, तभी उनको समझ आ सकती है, जिनकी सहायता से पृथ्वी के किसी भी भाग की स्थिति को जाना जा सकता है। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि कितने प्रकार की रेखाएं हैं। बच्चों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बताने की कोशिश करें। कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गई हैं और कुछ रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गई हैं। वह रेखा कौन सी हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर पूरे ग्लोब के चारों ओर गई हैं। यह ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा को विषुवत रेखा अथवा विषुवत इक्वेटर कहते हैं और ये क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। वह रेखा जो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दूसरे को काटती है तथा 0 डिग्री लिखा हो बच्चों से पढ़ने के लिए कहें। उससे क्या होगा, बच्चों को ज्ञान बढ़ेगा कि ये 0 डिग्री है और इसकी उंगली भी चलवाते रहें। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ 2 समांतर रेखाएं हैं। बच्चे उन्हें किसी रस्सी
या धागे या किसी टेप से नापें और बताएं लंबाई कितनी है और नोट शीट पर नोट कराते जाएंगे। इस तरह से कौन सा वृत्त छोटा है और कौन सा वृत्त बड़ा है बच्चों को देखने पर स्वयं पता चल जाएगा। ये गतिविधि प्रकार की है, तो इस गतिविधि को बच्चों को क्लास में कराया जाएगा तो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों को पठन पाठन के प्रक्रिया में शामिल करके एक रुचिपूर्ण वातावरण का सृजन किया जा सकता है। इसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी होगा, बच्चे शोर भी नहीं मचाएंगे, बच्चे रुचि लेंगे और एक रुचिपूर्ण वातावरण का सृजन भी किया जा सकता है, जिससे बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। अक्षांश और देशांतर ग्लोब से संबंधित गतिविधियों से बच्चे क्या सीख सकेंगे अथवा सीखने के क्या उद्देश्य हैं। सीखने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यार्थी की निम्नलिखित पहचान कर सकेंगे। वो क्या सीख सकते हैं, यो निम्नलिखित चीज़ सीख सकते हैं, जैसे अक्षांश को पहचान लेंगे, देशांतर को पहचान लेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का अंतर जान लेंगे कि अक्षांश कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान यामोत्तर, 0 डिग्री देशांतर, प्रधान यामोत्तर को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। अक्षांश और देशांतर की सहायता से ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति को जान सकते हैं और अक्षांश और देशांतर के माध्यम से मानचित्र और एटलस में किसी भी स्थान की स्थिति को जाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब क्या है, पूरी पृथ्वी का एक मॉडल होता है। ये छोटा रूप, पृथ्वी का छोटा रूप होता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। पृथ्वी पर स्थानों की पहचान करने और उनके बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों के बीच स्थान विषयक कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को ग्लोब और मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर की पहचान कराने के लिए कई शैक्षणिक तरीकों को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को ग्लोब और मानचित्र का बार बार उपयोग करने के अवसर दिए जाने चाहिए। जब हम उनको बच्चों को ग्लोब और मानचित्र का बार बार उपयोग कराएंगे, बार बार उनकी गतिविधि कराएंगे, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, रुचि भी लेंगे और बच्चे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। कक्षा में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को उसमें शामिल करने के लिए सभी स्पर्शी ग्लोब, स्पर्शी मानचित्र, अक्षांश और देशांतर के आलेखों के कागज पर ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाने के साथ साथ अक्षांश और देशांतर के 3D मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, मॉड्यूल के आधार पर अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। भूमध्य रेखा कौन सी होती है, जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को एक बिंदु द्वारा दिखाया जा सकता है। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। वे एक दूसरे को नहीं छूती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। अब भूमध्य रेखा कौन सी होती है, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, तो ये वाली हमारी जो है ये भूमध्य रेखा है। ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है और एक दूसरे को नहीं छूती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखाएं के समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं होती हैं। ट्वेंटी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 दक्षिण अक्षांश कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 13, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली किसी भी रेखा के साथ साथ अपनी उंगलियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर ले जाएं।
जब आपकी उंगलियां मध्य बिंदु तक पहुंचती हैं तो आप देखेंगे कि ग्लोब को घेरे हुए वहां एक क्षैतिज रेखा है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब के दोनों समान भागों में विभाजित करती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को भूमध्य रेखा डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। अब जो हमारा ये मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर हमारा ये उत्तरी अक्षांश है और नीचे हमारा ये दक्षिणी अक्षांश होता है या दक्षिणी गोलार्ध होता है। नीचे यहाँ दक्षिण गोलार्ध होता है यहाँ पर, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध होता है। ये भूमध्य रेखा होती है। अक्षांश रेखाएं सभी भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं और दोनों पर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है क्योंकि वे एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे को नहीं छूती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। जैसे भाई बताया था मैंने कि ये भूमध्य रेखा होती है हमारी, ये भूमध्य रेखा होते हैं जो इसके समांतर रेखा इस प्रकार से होती हैं। ये सभी क्या होती हैं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14, मॉड्यूल के आधार पर देशांतर रेखाएं क्या हैं? शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलने इन खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ये तो हो गई। अब ये ग्लोब है। अब जो ये भूमध्य रेखा है और ये उत्तरी दक्षिण से नीचे दक्षिण ध्रुव पर जो ये ऐसे प्रकार से मिलाने ये आती हैं, ये लाइनें, ये सभी क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? देशांतर होती हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं को निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलने वाली इन खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश के विपरीत यह सभी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। देशांतर रेखाओं को यमोत्तर, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली भी कहा जाता है और यह मापती है। कोई भी स्थान 0 डिग्री यमोत्तर रेखा, जिसे मानक यमोत्तर रेखा कहा जाता है, से पूर्व या पश्चिम दिशा में कितनी भी दूरी पर स्थित है। मानक यमोत्तर रेखा के ठीक विपरीत 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर रेखा है। इस प्रकार देशांतर रेखाओं को मानक यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ में पूर्व तथा पश्चिम की ओर मान डिग्री दिया जाता है, जो ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्लोब पर 360 डिग्री यमोत्तर रेखाएं दिखाई देती हैं। ग्लोब पर आप देशांतर लंबवत रेखाएं और अक्षांश क्षैतिज रेखाओं को समकोण पर एक दूसरे को काटते देखते हैं। इस तरह ग्रिड बनाते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, इतिहास क्या है? इतिहास को हम तथ्यों के आधार पर जानते हैं। तथ्य कैसे होते हैं? प्राथमिक तथ्य तथा द्वितीय यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन दोनों का समावेश करके विषय के पढ़ाने की आवश्यकता है। प्राथमिक तथ्य उस समय से जुड़ा होता है जैसे कि सिक्के, जिसको कि हम न्यूमेट्रिक्स कहते हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, जो कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है और हमें व्यापार के बारे में पता चल जाता है। दूसरा तथ्य यह है कि यानी साहित्य भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि यह लेखक की अपनी सोच से लिखा होता है। कई लेखक समाज के बारे में लिखते हैं, कई उस वंश के बारे में लिखते हैं, यानी उस राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखते हैं। साहित्य कई प्रकार का होता है, समाज से जुड़ा होता है और कुछ साहित्य से जुड़ा होता है और कुछ राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है। तो यह भिन्न प्रकार के साहित्य उस काल के बारे में बताता है। अब कुछ जो कवि होते थे, हमारे साहित्यकार होते थे, वो
राजाओं के पास होते थे तो उनका गुणगान करते थे, उनकी राजनीति, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक से उनकी प्रभावित होती थी साहित्य, जितने भी साहित्य का रचना होती थी। प्रश्न 16, स्रोत प्रदर्शन क्या है? स्रोत प्रदर्शन के द्वारा इतिहास को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आप आज भी पढ़ते हैं, कुछ समय से पहले भी पढ़ा जाता था। अखबारों में जो न्यूज़ टाइम्स है 1942 अगस्त क्रांति से जुड़े थे, और इन अखबारों में जो घटना दिन प्रतिदिन आती थी उसका विवरण दिया गया है। इस तरह दूसरा तथ्य जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं वह कार्टून एक अच्छी एक्टिविटी है, जो आप कार्टून को एकत्रित कर सकते हैं और बच्चों से पढ़ाएं कि इन कार्टूनों में जो भाषाएं हैं बच्चों से पढ़वाएं। क्या कहते हैं ये कार्टून? मतलब जो हम उन कार्टूनों को बच्चों के सामने रख सकते हैं और जो उन कार्टूनों पर लिखा है, जो भाषा लिखा है, जो वो कहना चाहते हैं, उनकी भाषा जो कार्टून हैं उनको हम उनके द्वारा बच्चों के भाव निकलवा सकते हैं, उनके इतिहास पे हम निकलवा सकते हैं, जो सन लिखी हुई हों या किसी भी चित्र में उस पर कार्टून लिखा हो। तीसरा, आप ऐतिहासिक इमारतों के पास ले जाकर स्वतंत्रता सेनानियों जो भी उन पर नाम खोजे हैं या लिखे हुए हैं उनका जीवन बलिदान के विषय में हम बता सकते हैं और इन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है, इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता थी। नागरिक शास्त्र केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय उस तरह लिखा जाना चाहिए था जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण समाहित हो। इस समय के अनुरूप एक नया विषय उभरा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इस नए विषय में सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित कर अपने दायरे का विस्तार किया। प्रश्न नंबर 18, एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, तो आप बीच में चेक कर सकते हैं कि पीडीएफ हमने डाली है या नहीं। कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। वैसे आजीविका प्रदर्शन क्या है, इसको समझाने के लिए हम गतिविधि के माध्यम से समझा जा सकता है। बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के चित्र यानी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करते हुए व्यक्तियों के चित्र दिखाने चाहिए। अगर आपके पास चित्र नहीं हैं तो आप मैगजीन में से इस तरह के चित्र काट कर कक्षा में ला सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से भी उनको उपलब्ध कराना है और बच्चों को दिखाकर बच्चों को समझा सकते हैं कि आजीविका क्या है। विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं तथा उन पर चर्चा कर सकते हैं, और जब आप उन्हें चित्र दिखाएं तब उनमें से एक विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर आकर विभिन्न व्यवसायों की सूची बनवा सकते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो हो सकता है कि वह इन व्यवसायों के स्थानीय नाम बताएं। आप उन्हें स्थानीय नामों की सूची बनाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अब आप उनसे इन व्यवसायों की विभिन्न भाषाओं में बोलचाल वाले नामों की सूची बनवा सकते हैं। आप विद्यार्थियों से नाम बताने को कह सकते हैं और एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। इस प्रकार इस तरह के बहुत चर्चा हो जाती है क्योंकि विद्यार्थी एक व्यवसाय विषय के नाम से सहमत नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं भरा देश है और एक व्यवसाय के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये इस प्रकार की गतिविधि हो सकती है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा,
अतिरिक्त गतिविधि मॉक संसद सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षार्थियों को स्थानीय पंचायत से आरंभ कर भारत के राजनीतिक व्यवस्था से परिचित कराता है। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जिसमें छात्र भाग ले सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं वह है मॉक संसद का संचालन। यदि बुनियादी सिद्धांतों पर इस गतिविधि को आयोजित किया जाए तो यह गतिविधि पूरे स्कूल को सक्रिय रूप से संलग्न कर सकती है। इसमें सभापति, स्पीकर के दाएं तरफ सत्तारूढ़ दल समूह और सभापति के बाएं तरफ कौन होती है, विपक्षी दल का समूह बैठाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण नेताओं के लिए सबसे आगे की पंक्तियों में बैठाने की सीटें सदन में उनकी संख्या बल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये इस प्रकार की गतिविधियां संसद हम बच्चों के द्वारा करा सकते हैं। बाईं और पहली पंक्ति में पहली सीट पर उपसभापति, डिप्टी स्पीकर और मॉक संसद का मंचन अक्सर सामाजिक विज्ञान को सीखने में मददगार साबित होता है। यह सामाजिक विज्ञान को वास्तविकता का बोध देता है। शिक्षार्थी सांसदों या विधानसभा के सदस्यों की भूमिका निभा सकते हैं तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था आदि को यथासंभव सदनों के सत्रों के अनुरूप बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, मॉक संसद क्या है? मॉक संसद विधानसभा संसद की कार्यवाहियों की मनोरंजक ढंग से की जाने वाली नकल है। भारतीय ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली पर आधारित है। प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए। लोकसभा हॉल में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। सीटों को 6 ब्लॉकों में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक में 11 पंक्तियां हैं। अध्यक्ष की कुर्सी के दाएं और बाएं ब्लॉक नंबर 1 और बाईं और ब्लॉक नंबर 6 है। इन दोनों ब्लॉकों में 97 सीटें हैं। शेष 4 ब्लॉकों में प्रत्येक में 89 सीटें हैं। लोकसभा के प्रत्येक सदस्यों को कक्षा में एक सीट आवंटित की जाती है। अध्यक्ष की कुर्सी के दाएं तरफ की सीटों पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य और बाएं और विपक्षी दल के सदस्य बैठते हैं। उपसभापति बाएं तरफ की पहली पंक्ति की सीट पर बैठते हैं। सीटों का आवंटन बहुमत के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठ यह प्रमुख सदस्यों के मामले में भले ही उनकी पार्टी का बहुमत कम हो, चाहे वह निर्दलीय सदस्य हों, इसे तय करना अध्यक्ष के अधिकार में भी होता है। अध्यक्ष स्पीकर क्या होता है? अध्यक्ष स्पीकर भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। और विपक्षी नेता कौन होता है? विपक्षी नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में आधिकारिक विरोधियों का नेतृत्व करता है। यह आधिकारिक दर्जा उस पार्टी के नेता को दिया जाता है जिसने लोकसभा में कम से कम 55 सीटें अर्थात 10% हासिल की हों। जिस प्रकार से कांग्रेस को 55 सीटें भी नहीं मिली थी तो उसे विपक्ष का नेता भी नहीं माना था। प्रश्न नंबर 22, प्रश्नकाल क्या है? लोकसभा में हर दिन सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रत्येक मंत्री जिनके सवालों का जवाब देने की बारी आती है वे खड़े होकर अपने विभाग के कार्यों या कमियों के लिए जवाब देता है। ये होता है प्रश्नकाल। ये संसद में ही उठाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है 23, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकते हैं। कोई भी नेता अपने क्षेत्र की, कोई भी सांसद अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद।